हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी एक्सपर्टीज़। तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं, कुछ चीट कोड्स को चेक कर लेते हैं जिससे कि अपना प्रीलिम्स का स्कोर 5 to 6 क्वेश्चन यानी अराउंड 20 मार्क्स तक आप बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि आपको कंफर्म पता नहीं होगा 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा का आंसर आपको कंफर्म पता नहीं होगा प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको अपना अटेम्प्ट अब 80 to 90 क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो वहीं पे आता है कि कैसे कोई एलिमिनेशन करें, कोई चीट कोड अपनाएं, कुछ ट्रिक्स लगाएं कि अपना अटेम्प्ट बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो ऐसे में थ्रू माय 6 अटेम्प्ट्स एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, 4 मेंस दिए हुए हैं मैंने और अराउंड 500 एस्पिरेंट्स से सिलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड मैंने बात की है। तो उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करके मैंने ये टेक्निक्स निकाली हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, है ना। बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए पहला आ जाता है बेस्ड ऑन सिंपल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इनको क्लासीफाई कर लिया मैंने, क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, और ऐसे 1 2 3 4 करके हम कुछ देख लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन एक आया था 2018-19 में, कभी भी आया था, आप चेक कर लेना। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। तो अब देखिए स्ट्रगल, अब गांधीज्म मतलब गांधी जी क्या स्ट्रगल को प्रमोट करेंगे, क्लास स्ट्रगल को, कि युद्ध होता रहे समाज में, नहीं सोसाइटी में नहीं। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अब देखिए जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, अगेन ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं कि जिसने साल भर पढ़ाई करी है उसके लिए ये चीज़ें काम की हैं। अब जिसने साल भर पढ़ाई नहीं करी और वीडियो देख के सोच रहा है कि निकालना, तो वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। वो अभी के अभी एग्जिट कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि मैं कह रहा था कि जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, तो जमनालाल बजाज करके इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय, कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे। तो उनको गांधी जी अपना पांचवा बेटा बोलते थे। तो एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, ठीक है ना। गांधी और नेहरू के बीच में टसल भी होता था इस चीज़ को लेके। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में और फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी में भी आपको हो सकता है कन्फ्यूजन इन दो ऑप्शंस के बीच में, बट अगर मार्क्सिज्म को पता है तो वो भी, मार्क्स को आपने पता है, पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होता है, इसका एक और वजह है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में, वो हम आगे देखेंगे, उसकी भी एक कैटेगरी बनाई हुई है। तो बहरहाल अगर आप दिमाग लगा पाते तो बी और सी को, ऑप्शन को तो आप एग्जाम में बिल्कुल एलिमिनेट आप करके ये क्वेश्चन सही कर सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको दिमाग ठंडा रखना है उस दिन, ठीक है, एग्जाम वाले दिन। गर्मी के मौसम में दिमाग ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स यूपीएससी के गर्मी के मौसम में ही होता है। एक और क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी मतलब सिविल सर्वेंट, जो आप ये एग्जाम देके बनने वाले हो, ठीक है ना। एन एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, कंफ्यूजिंग है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी इसलिए होती है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है ना। तो अगर बेसिक आपको पता है, बेसिक्स आपने ध्यान से पढ़ा है इंडियन पॉलिटी का, और थोड़ा बहुत अगर आपने आर्टिकल 315 to 322 जो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से डील करता है, ठीक है ना, अगर आपने ध्यान दिया तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यार चुनाव हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस का क्या मतलब लेना देना है उस। फेडरलिज्म कैसे मजबूत हो रहा, तो पार्लियामेंट का काम है ये सब करना, ठीक है ना। एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो ये सब पार्लियामेंट करता है बेसिकली, उसके काम है ये, ठीक है ना। लेजिस्लेचर का काम है ये, ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है ये। ऐसा एक और क्वेश्चन था पॉलिटी का ही। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो ब्रिटेन में नहीं है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेजिस्लेचर है। पॉपुलर गवर्नमेंट, अब ब्रिटेन में राजा भी है, कहीं कहीं मोनार्की भी होती है, वो भी पॉपुलर होता है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट पार्टीज़ एक टाइम पे ब्रिटेन में भी कई सारी थी, ठीक है ना। लिमिटेड गवर्नमेंट, तो देखिए यही होगा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स एंड लॉज। तो जो गवर्नमेंट जो बाउंड हो रूल्स एंड लॉज से, कुछ भी मनमाना नहीं कर सकती है, वही होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत गट फीलिंग पे, अपने अप्लाइड स्किल पे आप ट्रस्ट करते हो, वहाँ अप्लाई कर पाते हो ना पेपर वाले दिन, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो सेकंड है एसोसिएटेड विद सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक। अब इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी, ये पता नहीं कब आया था, चेक कर लीजिएगा आप। मोनोजाइट के ऊपर था। मोनोजाइट बेसिकली केरल फेमस है, केरल में थोरियम होता है मोनोजाइट सैंड में, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन टेक्निक देखिए यहाँ कैसे काम करेगी। अब जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं, इंटायरली, ऑलवेज, ओनली, नेवर,
इस तरह के, तो एक्सट्रीम वर्ड्स वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मोनोजॉइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्ट लाइन्स इन इंडिया। अब देखिए जहाँ इंटायर वर्ड आ गया है, तो आप मान के चलिए कि ये स्टेटमेंट 99.99% ये गलत होगा, ठीक है। नहीं आपको सारे स्टेटमेंट पता है, आप ये ऑप्शन 3 को क्लैश आउट करिए, ठीक है ना। तो ए बी और सी, ए बी और सॉरी डी की जगह सी लिखा हुआ है, ए बी और डी ऑप्शन यहाँ खत्म हो गए आपके। ऑप्शन ये सेकंड वाला 1 2 एंड 4 ये सही हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग 4 गैसेस का नाम दे दिए, एक्सेस ऑफ विच इन द एनवायरमेंट और कॉज ऑफ एसिड रेन, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक होता है, CO, अगर आपको एसिड्स का फॉर्मूला पता है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, इन्हीं तीन की वजह से, इन्हीं दो एसिड्स की वजह से एसिड रेन होता है, ठीक है ना। वीक एसिड्स, सॉरी हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट लेस कंसनट्रेशन में ये प्रेजेंट होते हैं उसमें इन्वायरमेंट में, तो एसिड रेन होता है, ठीक है। अब ओजोन O3 और अब कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए हाईली टॉक्सिक गैस है, बट एसिड रेन नहीं कराती है। अगर बेसिक साइंस का आपको ये आइडिया है और आपको फॉर्मूला पता है H2SO4 और HNO3, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 4, ठीक है ना। यहाँ से आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है। 4 ऑनली नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब देखिए, अब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, NCERT अगर आपने 10 तक की भी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये मैसेज भी देना चाह रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 4 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अगर लक्ष्मीकांत बेसिक भी पढ़ी है तो पता होगा दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे आपके ऑप्शन ए और सी दोनों गलत हो जाते हैं। दे ए और सी दोनों, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स सही है बिल्कुल। अगेन ऑप्शन बी सही है, सी भी हो सकता है, देख लेते हैं। प्रिंसिपल लेट डाउन इन द पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बेसिक्स अगर, अगेन मैं कह रहा हूँ बेसिक्स अगर पता है आपको तो बहुत ईजी है, देखिए कोई इतना टफ नहीं होता है। 78 पॉइंट समथिंग कोई कट ऑफ गई थी, 40% भी नहीं होता है जनरल कैटेगरी के लिए, ला सकते हो आप, ठीक है ना। प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है आपका, प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिए। तो बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं फिर। तो ये नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये हिस्ट्री में काम करता है, और इसमें एक और ऑप्शन ए वाला मैं फंडा बताता हूँ। तो देखिए हिस्ट्री के बहुत ऊटपटांग क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के, और इवन अब तो मॉडर्न के भी आने लगे हैं। तो बिल्कुल हमें पता नहीं होता है क्या आंसर है। तो देखिए यहाँ पे एक सीधा सा चीट कोड है मेरा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा ये काम करेगा, बट मैं एग्जांपल देके आपको PYQs के प्रूफ कर दूंगा कि ये काम करता है। अब ये क्वेश्चन आया था, इस पर भी मैंने एक रील बनाई थी, वाइटल विध्वंसक वाला, फर्स्ट मंथली जनरल टू हैव बीन। अब जब ये क्वेश्चन आया था ना 2020 में आया था शायद, कोविड के टाइम पे, किसी को भी नहीं पता था इसके बारे में क्या है क्या नहीं। अब तो काफ़ी सारे मटेरियल्स में आ गया है इधर उधर। अब तो वहाँ पे देखिए गोपाल बाबा वालंकर, ये सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है। और जो ऐसे क्वेश्चंस में ना, स्पेशली हिस्ट्री के, जो सबसे ऑकवर्ड सा साउंड करे, जो सबसे नया सा दिखे, यार ये तो कभी नहीं पढ़ा है। ज्योतिबा फुले सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह सब में दिया, गांधी जी सबको जानते हैं, BR अम्बेडकर सब जानते हैं, इनको किसी ने नाम नहीं सुना था। चुपचाप आंख बंद करके वो सबसे ऑकवर्ड लगने वाला वो मार दो, और कहाँ से नाम निकाल के लाएगा यार UPSC वाला, आप खुद सोचो ना, क्यों रिसर्च करेगा किसका नाम है ये, और ये नाम भी नहीं पता है आपको। तो वही है, कुछ इस तरह चीट कोड्स ही हैं, है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, नथिंग यू कैन डू। अब ये हो जाता है, देखिए विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्ली वापा एंड रोना वापा, अगेन मेजरमेंट ऑफ लैंड, आंख बंद करके ये ऑप्शन, क्या करें यार। हिस्ट्री में देखिए अगेन एंड अगेन, मैं फिर से प्रूफ करता हूँ आपको, अगर आपको गलत लग रहा हो कि ये क्या है, पागलपंती है, पागल क्या झूठ बोल रहे हो। ये क्वेश्चन फिर 2019 में आया था मेरे ख्याल से, रान्यो अशोका मेंशनड, ये कोई अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में था। देखिए ये 3 है ना, ये बहुत कॉमन नेम्स थे। अगेन ऑप्शन ए सही है इसका, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, गंगा नहाली, ठीक है। जान रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, रेफरेंस टू मियां तानसेन, ठीक है ना। अब कंपोज ध्रुपद्स, कंपोज सॉन्ग्स, इन्वेंटेड मैनी रागास, ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को लेके कि क्या उसके ट्रेट्स थे तानसेन के, ठीक है ना। अब तानसेन वॉज गिवन टाइटल टू हिम बाय एम्परर अकबर, देखिए ठीक है। अब अगेन ऑप्शन ए मैं कह रहा था, हिस्ट्री में अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी ऑकवर्ड सा है, ऑप्शन ए लगा दो।
एंड अप्लाइड माइंडसेट कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि 3 तो उसके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। अब ये एक उसको नाउन किसने दिया, उसका नाम किसने दिया, ठीक है। बाकी के 3 सेंटेंस है BCD, वो तो विशेषता बता रहे हैं उसकी। ये नाम उसको अकबर ने दिया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शन नहीं लगाओ, हिस्ट्री में ऐसी एब्स्ट्रैक्ट कुछ पूछा नहीं पता है, आगे चलो, ठीक है ना। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे ही आएंगे, बट मैंने प्रूफ कर दिया, देखो कुछ सोच समझ के डिवाइस की, और ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं, ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया आपको। तो आ जाते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, ठीक है ना। तो स्टोरी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, ये लंबे लंबे क्वेश्चन कुछ देता है यूपीएससी, ये बेसिकली टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं आपके। इफ़ ए पर्टिकुलर पॉइंट इज पेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये देखिए सारे एक्ट आपको पता होने चाहिए एनवायरमेंट, इकोलॉजी एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो इतना लंबा लंबा आप पढ़ते बैठोगे, इसका ऑप्शन डी सही होता है। सच ए प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द, ये सॉरी गलत है, ये गलत है, ये ठीक है ना, सॉरी ये डी ऑप्शन नहीं है इसका। जेनेटिकली मॉडिफाइड करना, अब हार्मफुल है तो उसको शेड्यूल में क्यों डालेंगे यार, हार्मफुल है तो बताएंगे उसके बारे में कि हटाओ इसको। तो सीधा सा आंसर इसका ए आंसर हो जाता है, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, ठीक है। अपने ओपीएम वगैरह जो अफीम होती है वो सब प्लांट्स इस शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल 6 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। बाकी शेड्यूल्स दे डील विद एनिमल्स, ये शेड्यूल 6 प्लांट से डील करता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का बेसिकली एम होता है लंबे लंबे सेंटेंस देके आपका टाइम वेस्ट करना। अब कैसे करें, तो जल्दी जल्दी इनको पढ़ के और टिक मार के आगे निकलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू मैं और बताता हूँ आपको। तो ये हो गया, ये देखिए अब 6th मास एक्सटेंशन, कितना लंबा क्वेश्चन है देखिए, ये स्लाइड में भी नहीं आ रहा है। तो बेसिकली टाइम वेस्ट करने के लिए है ये, तो ये अननेसेसरी से दिए हुए हैं, तो ये टाइम वेस्ट हुआ आपका, 2-4 मिनट निकल जाए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। इसको कैसे करना है, जल्दी से पढ़िए, ठीक है ना, 2-3 लाइन पढ़िए, लग रहा है जल्दी से पढ़ के, और ज़्यादा इस पर ब्रेन स्टॉर्म नहीं कर रहा, एक बार पढ़िए जो सही लगे आगे। तो डी सही था इसका आंसर, ठीक है ना। मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन मिस यूज ऑफ नेचुरल स्टॉर्टेंट, सो ये देख लीजिएगा, ये 2020 का ही क्वेश्चन है शायद, या 2019। अब ये देखिए उससे भी लंबा एक क्वेश्चन, ये तो सॉरी वही स्लाइड रिपीट हो गई। हाँ ये देखिए, ये भी क्वेश्चन 2020 में आया था मेरे ख्याल से। कुछ नहीं था, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछा था कि आप इतने बजे सुबह उठते हो, आपकी अलार्म बज जाती है, कॉफ़ी बन जाती है, आपका शीशे पे टेम्परेचर आ जाता है, ये सब फालतू चीज़ें देखा होगा आपने। एआई से रिलेटेड आजकल मूवीज़ काफ़ी सारी आ रही हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो इतना लंबा क्वेश्चन देखिए, इतना क्या है कि थोड़ा सा आप पढ़िए, ऑप्शन देख लीजिए आप क्या पूछ रहे हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, वर्चुअल प्राइवेट वीपीएन नहीं है, बॉर्डर गेटवे पेट्रोल नहीं है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन स्पेशली साइंस टेक में आते हैं। अब माइंड अप्लाइड, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस तरह के आते हैं, ये भी साइंस टेक में काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसा है ये। अब एक था सिंपल माइंड अप्लाइड, अब ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा माइंड अप्लाई होगा आपका। अब जैसे ये क्वेश्चन था देखिए, डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू। अब देखिए डीएनए से अगर आपने बेसिक पता होगा ना, तो एज के साथ डीएनए नहीं बदल जाता है किसी का, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है ना। एक्सेस द एज ऑफ ए प्लांट और एनिमल, आप खुद दिमाग लगाइए, फिंगरप्रिंट क्या एज के साथ बदलता है, आइरिस स्कैन क्या बदलेगा आपके एज के साथ, गलत हो जाता है। इस पर डिस्टिंग्विश अमंग स्पेसीज, ये तो फॉरेंसिक्स के आप सीरियल वगैरह देखते रहते होगे, पता ही है डीएनए वगैरह यूज़ किया जाता है। अभी पुणे का जो केस हुआ है वहाँ पे भी डीएनए का यूज़ किया गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई अनडिज़ायरेबल, हाँ बिल्कुल, अगर स्क्रूटनाइज करना है, कोई पैथोजन वगैरह क्लियर करना है और कुछ करना है, तो उसमें डीएनए टेस्टिंग कर लेंगे, पता चल जाएगा कोई पैथोजन तो नहीं है। कोई ग्रेन्स वगैरह जा रहे हैं तो उसमें क्वारंटीन वगैरह करना है, तो ऐसे हो जाता है। बस वही मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप बस ये दिमाग लगाइए कि एज के साथ क्या डीएनए बदलता है, क्या एज कैसे पता लगा लेंगे डीएनए से, ठीक है। जहाँ इस बात का आंसर आपको मिल गया, तहाँ आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नैनो पार्टिकल के ऊपर, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट, देखिए फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, गलत हो जाएगा सीधे, ठीक है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटल ऑक्साइड यूज्ड इन सम, देखिए जहाँ सम आ जाए है ना, ऐसे ये सम और ऐसे मे बी और इस तरह, तो जनरली सही होता है वो क्वेश्चन। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, बिल्कुल। फिर देखिए सम, तो वेग से स्टेटमेंट से, ठीक है, टी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 2 और 3, ये स्टेटमेंट 3 के आगे नहीं लिखा है नंबर, एनीवेज समझ गए होंगे आप। तो बहुत ईजी है साइंस टेक के, आप साइंस टेक के बैकग्राउंड नहीं है, डर रहे हो आप, तो ऐसे कॉमन सेंस अप्लाई करो। वेब सीरीज़ देखते होगे, वहाँ पे मूवीज़ देखते होगे, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस होता रहता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन था, हाँ अब यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन साइंस टेक की होना ना यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा अमरंथ नहीं पता आपको, चिक फ्ली में भी
चना वगैरह होता है पता हो, क्लोवर मान लो पता है नहीं पता, ठीक है ना, पुरसलेन कुल्फा नहीं पता इस। तो अब ये जहाँ स्पिनच आप देखो, पत्ता गोभी, तो पत्ता गो ये सॉरी पालक, तो पालक से नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ ऑकवर्ड सा नहीं सोच के लग रहा है? खुद सोचो आप, पालक से क्या, पालक उगा के क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है क्या, कभी सुना है आपने? तो जहाँ आपने पालक को हटाया, ठीक है, तहाँ ये तीन ऑप्शन आपके हट जाते हैं। और यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ एक और मैं दिमाग लगा के बता दूँ आपकी, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करती हैं जो, ठीक है ना, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो हैवी मेटल्स अगर हैं सॉइल में तो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी रादर देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जो पढ़ते हैं साइंस टेक या जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है, बॉटनी वगैरह जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा ये। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस ये यहाँ ये पालक से नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये चने से सुना था है ना, दाल से सुना था, नहीं सुना था, ठीक है ना, पालक से तो लीफी वेजिटेबल्स। ये सब बातें थोड़ा दिमाग में रखना पेपर देते समय। अब एक और क्वेश्चन आया था जहाँ पे ये आंख बंद करके चार छः ऑप्शन, पाँच छः ऑप्शन दे दिए, तो ये हो जाता है आपका ऑल ऑफ दी अबव इसमें, ठीक है ना। मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो लाइन से लिख दिए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, हो सकता है क्या फेल? तूफान आ जाए तो बिल्कुल हो सकता है, आंधी आती लाइट चली जाती सब बंद हो जाता है। सुनामी आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, ग्रेविटेशन कुछ हो सकता है, पावर ग्रिड होंगे ही डैमेज, स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। औरोरास हो सकता है, औरोरा अगर आपको पता है तो पता होगा, फॉरेस्ट फायर हो सकती है, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा कुछ होगा। सैटेलाइट आउटर स्पेस में होती है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है ना। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन बिल्कुल हो सकता है। एयरक्राफ्ट फाइंड और पोलर रीजन, पोलर क्या कहीं भी उड़ रहा हो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली सारे स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके साइंस टेक के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, उलझाने के लिए। अब ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर डालना नहीं चाहिए था, फिर भी डाल दिया मैंने। कोल ऐश आर्सेनिक लेड मरकरी होता है, तो देखिए लेड प्रेजेंट होता है टॉक्सिक, ठीक है ना, कोल ऐश में। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल गंदगी होती। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए डी हो जाता है, अगर आपको लग रहा है सही है क्वेश्चन, कोई एक्सट्रीम सा नहीं आ रहा साइंस टेक में, तो ज़्यादातर सही होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा साइंस टेक में। चलिए अगला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये अजीब सा क्वेश्चन, ये भी 2020 में आया था, मेरे को याद है। टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब हाथी आ गया, लो जी। ग्रुप ऑफ लीडर इस फीमेल होती है, चलिए नहीं पता आपको, ठीक है ना, होती है वैसे, ये स्टेटमेंट सही है, अगर डिस्कवरी वगैरह देखा होगा हाथी के बारे में, एक आधी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो पता होगा। मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, नहीं पता, चलो। एन एलिफेंट कैन काफिंग, मतलब प्रेग्नेंट हो सकता है कोई एलिफेंट 40 ईयर्स ओनली, अगेन देखो ओनली, मान लो 41 ईयर में प्रेग्नेंट हो गई फीमेल एलिफेंट, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, जहाँ इसको किया तहाँ ये लास्ट के दो ऑप्शन आपके हट गए, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये इससे एक और मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट 2 सही है। अब क्या 1 सही है अगर आपको नहीं पता, वैसे 1 भी सही है, मेरे को तो पता चल गया 1 और 2 है आंसर इसका। अब ये अमंग द स्टेट्स इन हाईएस्ट पॉपुलेशन इज़ इन केरला, तो केरला में क्यों होगा? केरला से बड़ा कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु, ज़्यादा बड़े बड़े हैं, फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे। केरल के ऊपर कर्नाटक है, वेस्टर्न घाट्स वहाँ भी हैं, ठीक है ना। तो केरल में क्यों होगा? बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा बड़ा एरिया है अगर कर्नाटका का, और एक जैसे इकोलॉजिकल और जोग्राफिकल कंडीशन, तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे उससे हाथी वगैरह, तो ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल्स। तो केरल तो नहीं होगा, कर्नाटका होता तो मे बी इट वॉज कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो इन लाइन्स में आपको सोचना, नहीं तो यार नो वन कैन इमेजिन कि हाथी कितने एज तक प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ब्रेन स्टॉर्म करके यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साइंस टेक वाले। होप थोड़ा फ़ायदा हो रहा होगा ये वीडियो देख के आपको। अब बेसिक इन्फो बेस्ड, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत भी अगर आपको पढ़ा है ना, कुछ सुना है, पेपर भी पढ़ते हो आप, जैसे ये क्वेश्चन था, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, मतलब मैन मेड सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए राइस फील्ड से मीथेन निकलती है, कॉटन की खेती से मीथेन नहीं निकलती, गन्ने और गेहूं से नहीं निकलती मीथेन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये अब अगर आपको पता है नौकरेक मेघालय में है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। नंदा देवी तो है उत्तराखंड में आपका। अब नमछा बारवा है कि नहीं, इसमें फिर से डिबेट होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि नमछा बारवा है कि नहीं। तो नमछा बारवा अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आए तो पता लग गया, पता होगा आपको कि नहीं है इंडिया के अंदर, मेरे ख्याल से ये अक्साई चिन में पड़ता है नमछा बारवा, वो जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है जम्मू कश्मीर, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी, ठीक है ना। तो 2 हो जाता है आंसर। कहने का मतलब है कि बेसिक्स आपको याद होना चाहिए ज्योग्राफी। क्लास 11 एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की पुरानी वाली आती है उसमें दिया है ये सब अच्छे से,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है ये। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। देखिए यही सही है, ठीक है ना। एक समर सोल्स्टाइस आता है ना, सबसे लंबा दिन होता है उसमें, 21st ऑफ द जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, 21st ऑफ जून बहुत बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। दिल्ली वगैरह में तो 8 बजे तक उस दिन उजाला रहता है। तो कहने का मतलब है बेसिक्स अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही है इसी सीरीज़ में। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पहले भी आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसको यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, है ना, ये लंबा हो रहा है वीडियो। तीन तरह के और बच गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसेस इन न्यूज़ और पेयर बेस्ड, जो सबसे ज़्यादा आजकल आ रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो इन तीनों को लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो होप कि अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू और आप सेलेक्ट हो जाओ प्रीलिम्स।